रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन से जारी युद्ध की वजह से रूस की एयरलाइन सेक्टर को बड़ा झटका लगा है और बताया ये जा रहा है कि 2 महीनों में जाएगी रूस के विमानों की उड़ान थम। बताया ये भी गया है कि एयरलाइंस कंपनियां भारी घाटे के बीच विमान का संचालन कर रही हैं। लेकिन अब हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं और बहुत जल्द रूस की एयरलाइंस बंद हो सकती है, विमानों की रफ्तार थम सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। युद्ध में रूस को बड़े नुकसान की आशंका। दो महीने में थम जाएगी रूस के विमानों की उड़ान। बंद हो सकता है रूस का एयरलाइन सेक्टर। यूक्रेन से युद्ध के चलते पश्चिमी देशों से रूस कई तरह के प्रतिबंध को झेल रहा है। रूस के कारोबारी, उद्योग सेक्टर से लेकर रूस के नेताओं के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगे, जिसकी वजह से ये कहा जाए कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस आधी दुनिया से कट चुका है तो गलत नहीं होगा। यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, जिससे रूस की एयरलाइंस भी नहीं बच सकी हैं। फिलहाल रूस के एयरलाइंस के लिए पश्चिमी देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। कई विदेशी एयरलाइंस कंपनियों ने भी रूस से अपने कारोबार बंद कर रखे हैं। रूस के विमान सिर्फ कुछ देशों के साथ साथ घरेलू उड़ानों पर टिके हैं। इस बीच बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक घरेलू उड़ानों की बदौलत रूस की एयरलाइंस चलती रहेगी। अगर ऐसा रहा तो रूस की विमानन कंपनियों को बंद होने में देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही रूस की एयरलाइंस कंपनियों के कमजोर होने की और भी कई वजहें हैं। प्रतिबंधों की वजह से विमानों के मेंटेनेंस के लिए जरूरी पार्ट्स की सप्लाई भी पूरी तरह बंद है। ज्यादातर विमान विदेशी कंपनियों ने बनाए हैं, ऐसे में उनके पार्ट्स के लिए रूस विदेश पर निर्भर है। वहीं रूस की एयरलाइंस के करीब 800 विमान पश्चिमी देशों से खरीदे गए हैं। इसके साथ ही रूसी एयरलाइंस ने बहुत सारे विमान लीज पर ले रखे हैं। प्रतिबंधों के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने विमानों को वापस करने की अपील की है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के पास आधुनिक विमानों को बनाने की तकनीक नहीं है और उसके पास जो लेटेस्ट प्लेन है उनके सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में प्रतिबंधों की वजह से रूस इन विमानों को अपडेट भी नहीं कर पा रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि रूस के विमानों में यात्रियों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। ऐसे में रूस की विमानन कंपनियों पर संकट के बादल घिर गए हैं। ऐसे में रूस का एयरलाइन सेक्टर अगर 2 महीने में धड़ाम हो गया तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन और कादिरोव के बीच मॉस्को में एक बड़ी मीटिंग और इसमें एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा हुई जिसमें दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई है। क्या है वो प्रोजेक्ट जिसका जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपनी प्राइवेट फोर्स तैयार कर रखी है? रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस तस्वीर पर जमी हुई है। ये तस्वीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, सारी खुफिया एजेंसियां इस सवाल का जवाब तलाशने में लगी हुई हैं कि आखिर पुतिन और कादिरोव की मुलाकात क्यों हुई और मुलाकात में आखिर क्या बात हुई है। लेकिन इससे पहले कादिरोव ने अपने एक और बेटे को तलवार थमाई और फिर मॉस्को की फ्लाइट पकड़ ली। क्या कादिरोव अपने एक और बेटे को यूक्रेन की जंग में झोंकने वाला है? आखिर मॉस्को और चेचन्या के अंदर क्या बड़ी हलचल है? ईरान से मिले ड्रोन्स ने पहले ही ज़ेलेंस्की को बेचैन कर दिया है। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन के बिजली घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है और इसीलिए अब बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को गिफ्ट की है एंटी ड्रोन राइफल। क्या है ये एंटी ड्रोन राइफल जो पुतिन के पूरे प्लान पर ही पानी फेर सकती है? ये भी आपको जरूर बताएंगे। पुतिन ने यूक्रेन में मारे गए चेचन्या के जवानों की मांओं के साथ मुलाकात की है।
चेचन्या का वॉर लॉर्ड रमजान कादिरोव खुद भी इस मौके पर मॉस्को के अंदर ही मौजूद है। और इसी बीच कादिरोव और पुतिन की दोस्ती की ये तस्वीरें वायरल हुई। ये वही दोस्ती है जो यूक्रेन पर कहर ढा रही है। इस मुलाकात में कादिरोव ने पुतिन को जानकारी दी है कि चेचन्या ने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है जिसका नाम है रोज गवर्डियर। इस बटालियन में सिर्फ 2000 सैनिक हैं और ये चेचन्या की सबसे खतरनाक बटालियन मानी जा रही है। इसका नेतृत्व अखमद के सबसे खतरनाक जनरल को दी गई है और इनको जल्द से जल्द यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर भेजने की बात कही गई है। कादिरोव ने जंग की पूरी जानकारी पुतिन को दी है। मुलाकात के बाद कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी करते हुए लिखा है, आज सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन के साथ हमारी बैठक हुई। इस बैठक में हमने ये बताया कि चेचन्या के बहादुर जवान कैसे यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटा रहे हैं। रूस की सर्वोत्तम फौज नेशनल गार्ड के लिए चेचन्या के अंदर से बहादुर जवानों की भर्ती की गई है। ये ऐसे लड़ाके हैं जिनके नाम से दुश्मन दहलते हैं। आगे कादिरोव ने कहा कि मैंने पुतिन के साथ चर्चा में यूक्रेन के अंदर हथियारों की सप्लाई से लेकर रसद तक की सप्लाई की पूरी जानकारी पुतिन को दी है। सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन ने जोर देकर कहा कि आज रूस घनिष्ठ देशभक्तों का देश है जो पश्चिम के हमलों का सामना कर रहा है। कादिरोव ने पुतिन पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे एक पल के लिए भी संदेह नहीं है कि रूस हमारे मजबूत राष्ट्रपति के नेतृत्व में नव नाजीवाद और नेटो आक्रमण के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेगा। कादिरोव ने पहले ही अपने बेटों को यूक्रेन के अंदर मारियोपोल में मोर्चा संभालने के लिए भेजा हुआ है और अब कादिरोव ने अपने एक और बेटे को जंग की तलवार थमा दी है। कादिरोव का ये बेटा जैसे ही 15 साल का हुआ, कादिरोव ने पूरी धूमधाम से अपने बेटे को तलवार थमाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया। कादिरोव ने अपने बेटे को हथियार वाली बेल्ट भेंट की। कादिरोव के परिवार के बुजुर्गों ने उसके बेटे को एक तलवार भी दी है और ये तलवार ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक नए ऐलान जंग का प्रतीक मानी जा रही है। जहां भी कादिरोव और उसके लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की हार के लिए दुआ मांगी है। और खैरसोन से जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता देते हैं। लगातार यहां से पलायन जारी है। खैरसोन की सड़कों के ऊपर कारों से लोग अब निकल रहे हैं। हमले के बाद लोग घबराए हैं और लगातार शहर छोड़कर भाग रहे हैं। रूस की तरफ से खैरसोन पर लगातार मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। खैरसोन पर रूस के हमले तेज हो गए हैं। डेनिप्रो इलाके में रूसी सैनिकों ने हवाई हमला किया है जिसमें करीब 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दक्षिणी यूक्रेन में रूस के सैनिक तेजी के साथ हमला कर रहे हैं। हवाई हमलों में कई स्थानीय लोगों की मौत हो गई है जबकि कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। दक्षिण यूक्रेन के खैरसोन प्रांत में लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। रूस के तेज होते हमले का डर खैरसोन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोग अपने परिवारों के साथ शहर छोड़ रहे हैं। रूस के सैनिकों का बड़ा मूवमेंट इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। इस दौरान यूक्रेन सेना के हथियारों का जखीरा भी मिला।
यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और उधर यूक्रेन उसी के हथियारों से लगातार हमला करते हुए दिखाई दे रहा है और वापसी करता दिखाई दे रहा है इस युद्ध में। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक युद्ध में करीब 6 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च कर चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव प्रांत का दौरा किया। वहां पर रूसी हमले से हुई तबाही को देखा। कीव में रूस ने भारी तबाही मचाई है। पुतिन अब यूक्रेन से युद्ध के लिए रूस के बड़े शहरों के 20 लाख से अधिक नागरिकों को भेजेगा। ऐसा पुतिन मार्शल लॉ के तहत करेंगे। बखमुत में यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के सैनिकों की हालत खराब हो गई है। रूस की मीडिया ने सैनिकों की हालत वाला एक वीडियो भी जारी किया है। सैनिकों की मां और पत्नियों ने सैनिकों की हालत रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सैनिकों की हालत और व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। इन सब के बीच यूक्रेन के बाखमुत से रूस के सैनिकों का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रूस के सैनिक कीचड़ के बीच सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिखे। तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। बखमुत में रूस का ऑपरेशन अब और ज्यादा तेज हो चुका है। रूस के सैनिक यहाँ लगातार डटे हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां ऐसे हालात में जहां सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, उस सिचुएशन में फिलहाल ये सेना आपको नजर आ रही है। तो यूक्रेन के बाखमुत से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दरअसल रूसी सैनिकों का फिलहाल कब्जा है। हालात बहुत विकट हैं। चारों तरफ आपको इन तस्वीरों में सिर्फ कीचड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन रूसी सैनिक डटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली इंडिया की सबसे बड़ी जेल से तिहाड़ जेल के जेल नंबर 4 के बाहर। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और न सिर्फ यहाँ पर सीआरपी बल्कि तमिलनाडु पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम टीमें ऐसी यहाँ पर मौजूद है। मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जेल नंबर 4, सेंट्रल जेल की ये जेल नंबर 4, यहीं पर आफ्ताब वो दुर्दांत अपराधी मौजूद है जिसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और इस मामले में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोशिश ये कर रही है पुलिस की परत दर परत इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। और इसी कड़ी में पुलिस पहुंची थी हिमाचल प्रदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश वही जगह जहां पर तोश में आफ्ताब श्रद्धा के साथ पहुंचा था। और जानकारी के मुताबिक वो वहां पर 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक रहा है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को 2 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक बार सुबह 7:30 बजे आफ्ताब के अकाउंट से 720 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं 8:30 बजे फिर से आफ्ताब के अकाउंट से ही व्हाइट लोटस होटल के गेस्ट हाउस के लिए ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन 8 तारीख की अगर बात करें, ठीक 2 दिन बाद, तो फिर आस्था, आपको बता दें कि श्रद्धा के जो अकाउंट है उससे लगभग 1500 का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसका साफ तौर पर मतलब यही है कि तोश के उस होटल में 3 दिनों तक 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक श्रद्धा और आफ्ताब रुके थे। और इसी ट्रांजैक्शन को लेकर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और वहां से आफ्ताब का आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। क्या कुछ लीड वहां से मिल सकती है पुलिस को, इस पर लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी आनंद भी जुड़े हुए हैं। आमन, बहुत करीब से आप पहले दिन से ही नजर इस केस पर बनाए हुए हैं। अब क्योंकि पुलिस उस होटल तक भी पहुंच गई है जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब मिले थे, और आप भी जानते हैं कि वहीं उनकी बद्री से भी मुलाकात हुई थी, ये जो लीड उन्हें मिली है ये कितनी कारगर साबित होगी आगे इस केस को सॉल्व करने में? जी देखिए अंकिता, दिल्ली पुलिस ने पहले ये साफ कर दिया था। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि जो कत्ल की पूरी साजिश है वो हिमाचल प्रदेश में रची गई है और कत्ल की वारदात को फिर दिल्ली में अंजाम दिया गया। लेकिन अब हिमाचल के जो तोश की एक होटल की ट्रांजैक्शन सामने आई है वो बताती है
कि श्रद्धा और आफ्ताब वहाँ पर रुके थे। और अगर आप इसकी एंट्री की बात करें तो होटल मालिक के अकाउंट में श्रद्धा ने 870 रुपये ट्रांसफ़र किए थे और आफ्ताब ने 720 रुपये, जिसकी बाकायदा जो एंट्री है वो न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जो टीवी स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। तो लगातार श्रद्धा और आफ्ताब से जुड़े तमाम इनपुट जो हैं या जो तमाम जानकारियां हैं वो दिल्ली पुलिस धीरे धीरे जो है वो खंगाल रही है और उनकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। बद्री अभी भी लगातार दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले बद्री के घर पहुंचा था और उसके मकान मालिक ने खुलासा किया था कि बद्री ने भी मई के महीने में अपना घर छोड़ दिया था। तो अब लगातार पुलिस जो है अभी जो हथियार है उसकी बरामदगी के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। श्रद्धा का मोबाइल फोन तलाशा जा रहा है, श्रद्धा के कपड़े, आफ्ताब के कपड़े जो उसने कत्ल वाले दिन बिल्कुल ये तमाम जो सवाल है, जो बरामदगियां भी होनी बाकी है। आनंद, ये बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनी रही है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो तब भी हमने देखा कि आफ्ताब लगातार सवाल पर सवाल घुमा रहा था, पुलिस को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई साइको किलर क्राइम थ्रिलर सीरीज में करता है। लेकिन अब ऐसे में क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या नार्को टेस्ट भी आगे जल्दी ही उम्मीद करें कि किया जाएगा आफ्ताब का? जी देखिए अंकिता, अभी हमने एक्सक्लूसिव बात करी है उस डॉक्टर से जिनका नाम है डॉक्टर नवीन, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं और यही आफ्ताब का नार्को टेस्ट करेंगे अगर कल नार्को टेस्ट हुआ। अभी हमने उनसे टेलीफोनिक बातचीत की है एक्सक्लूसिव और उन्होंने कहा है, पूरी प्रोसीजर हमें समझाइए, कहा है कि ऑपरेशन थिएटर जो है उसे रिजर्व पे रखा गया है एक ऑपरेशन थिएटर को, लेकिन एफएसएल की तरफ से उनको अभी कोई अप्रोच नहीं आई है। लेकिन मंडे को शेड्यूल्ड नार्को होते हैं तो उनकी पूरी तैयारी है कि अगर आफ्ताब को कल लाया जाता है तो डॉक्टर नवीन की अगुवाई में ही ये नार्को टेस्ट होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो मेडिकल ट्रीटमेंट हैं वो किए जाते हैं। नार्को होने से पहले ब्रेन मैपिंग होता है और उसके पहले एक मेडिकल जो है वो कराया जाता है आरोपी का, उसमें देखा जाता है कि वो हेल्थ पूरी तरह से उसकी हेल्थ जो है वो फिट है और उसको जब हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद उसे एक ऑपरेशन थिएटर में एक बिस्तर पर लेटाया जाता है और उसके बाद एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जाते हैं, कुछ और दवाइयां दी जाती है और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सवाल पूछते हैं। उन्होंने ये भी बताया डॉक्टर नवीन ने कि आधा घंटे से लेकर 2 घंटे तक फॉलो करते हुए उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल सुबह 9:30 बजे तक हो सकता है कि नार्को टेस्ट किया जाए। लेकिन आनंद, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये पूरा क्राइम थ्रिलर जैसा महसूस होता है, प्रेमी प्रेमिका है, प्यार है, तकरार है, हत्या है, साजिश है, प्रूफ है, सबूत है, गवाह है, क्राइम थ्रिलर है, सस्पेंस है, पूरा का पूरा ये थ्रिलर जो है ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई मास्टरमाइंड इसे प्लान कर रहा हो। मास्टरमाइंड, जी हां, आफ्ताब, जो कि इसी तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 में इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि कल शाम को 6:15 बजे लगभग आफ्ताब को यहां पर लाया गया था और जेल नंबर 4 में रखा गया है। 24 घंटे वो पुलिस की निगरानी में रहेगा। साथ साथ सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर मल्टी लेयर सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है और न सिर्फ 24 घंटे वो पुलिस की पैनी नजरों के सामने रहेगा बल्कि अलग सेल में उसे रखा जाएगा। अलग सेल के साथ साथ निगरानी करने के लिए एक वहां पर पुलिस भी मौजूद रहेगी। इसके अलावा लगभग 8 सीसीटीवी कैमरे रहेंगे जो कि उसके सेल के आसपास लगाए गए हैं जिससे कि उसकी हर एक हरकत पर नजर बनाई जा सके। देखिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जब आफ्ताब को तिहाड़ की इस जेल में जेल नंबर 4 में लाया गया था तो बाकायदा जेल मैनुअल के जरिए जो खाना दिया जाता है उसके हिसाब से उसे खाना दिया गया, उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें क्योंकि लगातार आफ्ताब एक के बाद एक ऐसे सबूत हैं जो कि गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पुलिस लगातार इस बात का शक जता रही है कि 5 जून को आफ्ताब अपने पिता से मिला था और यही बड़ी वजह है कि अब पुलिस लगातार आफ्ताब का जो परिवार है उस पर भी नजर बनाए हुए है। देखिए जरा। परिवार जानता था हत्या का राज। मर्डर के बारे में जानते थे आफ्ताब के पिता। आफ्ताब के परिवार पर पुलिस की नजर। श्रद्धा मर्डर केस से आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब पुलिस के रडार पर आफ्ताब का परिवार आ गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब के पिता अमीन पूनावाला पर दिल्ली पुलिस की कड़ी नजर है। श्रद्धा का 2020 का शिकायत पत्र सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस को शक है कि अमीन पूनावाला लगातार अपने बेटे आफ्ताब के संपर्क में थे। सवाल उठ रहे हैं कि आफ्ताब के पिता ने उससे कभी श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं पूछा।
दिल्ली पुलिस को शक है कि 5 जून को जब आफ्ताब अपना सामान वसई से दिल्ली शिफ्ट कर रहा था, उस वक्त भी वो अपने पिता से मिलने घर गया होगा। पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि क्या उस वक्त पिता ने सामान शिफ्ट करने में मदद की थी। 23 नवंबर 2020 को नाला सोपारा की तुलिंज पुलिस को श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 19 दिसंबर 2020 को उसने अपनी कंप्लेन वापस ले ली थी। उसमें उसने दावा किया था कि आफ्ताब के पिता के समझाने के बाद ही उसने आफ्ताब के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ली थी। श्रद्धा ने शिकायत वापस लेने वाली चिट्ठी में लिखा था, आफ्ताब के माता पिता मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि आपसी झगड़े होते रहते हैं। आफ्ताब के पिता और माता के समझाने के बाद मैं अपनी शिकायत वापस ले रही हूँ। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं आफ्ताब के किए अपराध की जानकारी उसके पिता और परिवार के दूसरे लोगों को तो नहीं थी, क्योंकि परिवार आफ्ताब की गलत आदतों को लेकर उसका बचाव कर रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ड्रग्स के एंगल्स को भी खंगाल रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ड्रग्स का आदी था और इसके लिए वो वसई, मीरा रोड और भायंदर के ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में भी था। आफ्ताब के गुनाहों की कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। आरोपी आफ्ताब पहले दिन से ही कत्ल की कहानी को मैनिपुलेट करने में लगा है और शायद इसलिए वो अपने बयान बार बार बदल रहा है। कहते हैं कि बड़ी सफाई से हत्यारे ने धोई है अपनी आस्तीं, उससे खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। जी हाँ, आफ्ताब बेहद शातिर हत्यारा, और इसी बात का शक लगातार पुलिस भी जता रही है कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ उसने श्रद्धा की हत्या को अंजाम दिया था। आवेश में आकर नहीं, गुस्से में आकर हत्या को नहीं मारा, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उसको मार गिराया है। आफ्ताब के दिमाग में था श्रद्धा के मर्डर का प्लान। 2 साल पहले लिखी गई श्रद्धा के मर्डर की कहानी। मुंबई में आफ्ताब और श्रद्धा के बीच प्यार परवान चढ़ा। दोनों परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहने लगे और फिर श्रद्धा के सामने धीरे धीरे आफ्ताब के वैश्यपन की सच्चाई खुल गई। आफ्ताब आए दिन किसी न किसी बात पर श्रद्धा से झगड़ा करता था, उसे मारता पीटता था। ये बात श्रद्धा ने अपने दोस्तों को भी बताई थी। आफ्ताब का टॉर्चर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था और तंग आकर श्रद्धा ने 2020 में एक शिकायत पुलिस को भी दी थी, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि अगर आफ्ताब को नहीं रोका गया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफ्ताब के दबाव में आकर ये शिकायत वापस ले ली थी। लेकिन शायद आफ्ताब ने उसी दिन ठान लिया था कि वो श्रद्धा की हत्या कर देगा और फिर उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देगा। और ऐसा करने के लिए आफ्ताब ने बहुत रिसर्च की, क्योंकि श्रद्धा को घूमने फिरने का शौक था और वो श्रद्धा को उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों में घुमाने ले गया। आफ्ताब ने श्रद्धा को यह यकीन दिलाया कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। इसके बाद दोनों ने दिल्ली में बसने का फैसला किया। 8 मई को आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली पहुंचे और दोनों महरौली के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद आफ्ताब अपने वही पुराने रवैये पे वापस आ गया। जानकारी के मुताबिक कत्ल से 10 दिन पहले भी आफ्ताब और श्रद्धा के बीच जमकर मारपीट और झगड़ा हुआ था। आफ्ताब 8 मई को ही श्रद्धा का गला घोंटना चाहता था, लेकिन उस दौरान श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लगी और ये देखकर आफ्ताब के कदम पीछे हट गए। लेकिन आफ्ताब के दिमाग में श्रद्धा को ठिकाने लगाने का प्लान मौजूद था। आफ्ताब ने मौका पाकर 18 मई को उसका गला घोंट दिया और इसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए। उन्हें महरौली और छतरपुर के जंगलों में एक एक करके फेंक दिया। क्योंकि श्रद्धा अपने पिता से बात नहीं करती थी, इसलिए पिता को श्रद्धा की खैर खबर उसके दोस्तों से मिलती थी। लेकिन 6 महीने तक जब श्रद्धा की कोई खैर खबर पिता को नहीं मिली तो वो परेशान हो गए। नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। जी जी, मेरे साथ जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के, तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है।
आफताब ने श्रद्धा के मर्डर को छिपाने की बहुत कोशिश की। श्रद्धा के मोबाइल फोन से उसके दोस्तों और जानकारों से चैट करता रहा ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे, जबकि अपने दोस्तों को बताता रहा कि श्रद्धा उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शक की सुई आफताब पर गई, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और सख्ती बरतने पर आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया।